बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज इस तरह से है कि हम जो दो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इनमें पहला टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और इसके बाद जो हम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मुराद ये है आपके पास कि कुल कितनी लाइंस जो है वो किसी ख़ास एरिए में से इलेक्ट्रिक फील्ड की गुज़र रही हैं। अगर वो लाइंस की तादाद ज़्यादा होगी तो फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा, अगर वो लाइंस की तादाद कम होगी तो फ्लक्स कम हो जाएगा। जैसे किसी एरिए में से 10 लाइंस गुज़र रही हैं और किसी एरिए में से 20 लाइंस गुज़र रही हैं, तो जिसमें 20 लाइंस गुज़र रही हैं वहाँ फ्लक्स ज़्यादा है, और जहाँ पर लाइंस कम गुज़र रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वहाँ पर फ्लक्स कम हो जाएगा। इसको हम एक ग्रीक लेटर जो है फाई के ज़रिए से ज़ाहिर करते हैं। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं, फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, यानी ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया का प्रोडक्ट है। अब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा था कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर ई डॉट ए है तो हमारे पास ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये इक्वेशन जो है हमें कुछ बातें बता रही है, वो ये है कि जो आपका फ्लक्स है, फ्लक्स या दूसरे लफ्ज़ों में नंबर ऑफ़ जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो किसी ख़ास एरिया से गुज़र रही हैं, वो तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दूसरा आपके पास एरिया है, और तीसरा आपके पास कॉज एंगल है, कॉज थीटा है। या दूसरे लफ्ज़ों में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई के। अगर ई बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, अगर ई कम होगा तो फ्लक्स कम हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद यही होता है। उसी तरह से एरिया, अगर एरिया ज़्यादा होगा फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा, एरिया कम होगा तो फ्लक्स कम हो जाएगा। और इसी तरह से ये कॉस थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। अब इन तीनों बातों को मैं इस जो डायग्राम है उसके ज़रिए से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह नंबर ऑफ़ लाइंस किसी एरिया से गुज़र रही हों तो ई पर, ए पर और कॉस थीटा पर डिपेंड करती हैं। अब देखें, ये आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ए है और एक प्लेट ये दूसरी प्लेट है। इसमें से लाइंस गुज़र रही हैं 1 2 3 4, और इसमें से लाइंस गुज़र रही हैं 2। अब ये आपने बताना है कि फ्लक्स किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है। तो लाजमी बात है कि जिसमें से लाइन ज़्यादा गुज़र रही हैं उसमें फ्लक्स ज़्यादा होगा, और जिसमें लाइंस कम गुज़र रही हैं उसमें फ्लक्स कम होगा। तो एक तो बात हमारी ये क्लियर होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़्यादा होने से फ्लक्स ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से फ्लक्स कम हो जाता है। अब हम दूसरी पे बात आ जाते हैं कि फ़्लक्स डिपेंड कर रहा है एरिया पे, यानी जितना बड़ा एरिया होगा उतना फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा, जितना एरिया कम होगा उतना फ्लक्स कम हो जाएगा। मैं ये करता हूँ, एक प्लेट लेता हूँ जो कि इन दोनों से बड़ी है। वो प्लेट इस तरह से है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर ऐसे ख़त्म हो जाती है, ऐसे एक बॉक्स बनाती है। अब मैंने एरिया बढ़ा दिया, पहले से ज़्यादा कर दिया। अब लाइंस कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइंस उसमें से गुज़र रही हैं। तो यहाँ पर फ्लक्स जो है कितना हो जाएगा आपके पास, 8 हो जाएगा। यानी एरिया के बढ़ाने से फ्लक्स भी बढ़ गया। अब तीसरी बात पे आ जाते हैं कि एंगल पर फ्लक्स कैसे डिपेंड कर रहा होता है। अब देखें, ये दोनों प्लेट्स जो हैं ऐसे समझें जैसे हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई, ऐसे लेटी हुई हैं जैसे। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल की बजाय ऐसे एक सीधा इसके दरमियान में खड़ा कर देता हूँ, रख देता हूँ प्लेट को, तो होगा ये कि वो जो लाइंस हैं उसमें से नहीं गुजरेंगी। यानी ये जो लाइंस के दरमियान जो स्पेस है, यहाँ पर मैं प्लेट को इस तरह से वर्टिकल रख देता हूँ तो लाइंस नहीं गुजरेंगी। इधर फ्लक्स हो रहा है
लेकिन इसी प्लेट को मैंने अगर इस तरह से रख दिया, वर्टिकली रख दिया, तो फ्लक्स नहीं हो रहा। तो ये बात जाहिर हुई कि फ्लक्स एंगल पर भी डिपेंड करता है। अब आम ज़िंदगी में जैसे हम देखते हैं कि अगर बड़ी अलमारी हमारे कमरे में लगी हो, तो आप लोग घर में कमरे के अंदर अलमारी लगी हुई है या नहीं लगी हुई? अगर अलमारी बड़ी लगी हो तो जो आपकी एयर फ्लक्स है वो ज़्यादा होता है, और अगर अलमारी छोटी हो तो फ्लक्स जो है वो कम होता है। अब मैंने यहाँ पर एक शावर की वो जो है ना आपको शावर दिखाया है। बात मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल जो है देने का यही मकसद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। आगे जब आप इसके मुख्तलिफ आगे टॉपिक्स करेंगे, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो वो बहुत ज़्यादा आसान होंगे। अगर यहाँ पे आपकी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब देखें, यहाँ पे सपोज़ मैं करता हूँ कि ये बुक से रिलेटेड नहीं है, ना आपने लिखनी है, जस्ट समझाने के लिए है। ये मैं जो शावर ये है, इसके जो पानी इस तरह से आ रहा है, मैं इसको कह देता हूँ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इस तरह से लाइंस आ रही हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। अब इस तरह से है कि मैं अगर एक यहाँ पर कोई रिंग रखता हूँ तो मैं कहूँगा हो सकता है ये 1 लाइन इसमें से गुजर रही हो। अगर मैं रिंग को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो हो सकता है 2 लाइंस उसमें से गुजर जाएं। ये बेसिकली लाइंस नहीं है, जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं रिंग को इधर कर देता हूँ तो हो सकता है 3 लाइंस गुजर रही हों। तो मतलब एरिया के बढ़ने की वजह से जो आपका सॉरी फ्लक्स है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आम ज़िंदगी में अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं आपने अपनी अम्मी से सालन लेना है, तो आप अगर सालन लेने पे चम्मच में चले जाते हैं तो क्या आपको कितना एक सालन मिल जाएगा? चम्मच में थोड़ा सा होगा, तो एरिया थोड़ा है तो उसमें सालन भी थोड़ा है। अगर आप प्याली लेके चले जाते हैं तो लाजमी बात है सालन की वैल्यू, वो जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। एरिया ज़्यादा है तो वो भी ज़्यादा है। तो सेम इसमें भी इसी तरह से एरिया ज़्यादा है तो फ्लक्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो फ्लक्स ज़्यादा है, अगर एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। अब हम इसको मैथमेटिकली डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरह से ये, तो वही बातें जो मैंने पहले बताई हैं वही यहाँ पर आ जाएंगी। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टन एलिमेंट ऑफ एरिया इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। मीन कि जितनी लाइंस ज़्यादा गुजर रही हैं, नंबर ऑफ लाइंस 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, 4 हैं तो 4 फ्लक्स है, अगर बड़ा एरिया ले लिया 8 लाइंस हैं तो 8 फ्लक्स है। ये आप कह देते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, और ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। अब इसमें ई क्या, ई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो आपने पहले इससे पहले मतलब पिछले लेक्चर सुने होंगे। ए जो है वो हमारे पास है वेक्टर एरिया। अब ये थोड़ी सी बात हैरान कुन है कि आम तौर पर आपने किसी भी चीज़ का एरिया लेना हो, सपोज़ मैं कहता हूँ कि मैं ये डब्बा है इसका मैंने एरिया लेना है, जहाँ मैंने स्केलर क्वांटिटी लिखा है, तो मैं एरिया कैसे लूँगा? लंबाई ले लूँगा और चौड़ाई ले लूँगा। या आपने प्लाट लिया, आपने उसका एरिया लेना है तो कैसे करेंगे? लंबाई ज़रब चौड़ाई, इतना एरिया, इतने मरले हमारा। अच्छा, यहाँ पे वेक्टर एरिया, हमने एरिया को वेक्टर क्यों लिया? अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें वेक्टर की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा कि वेक्टर होता क्या है। अब वेक्टर आपके पास एक ऐसी मिकदार होती है जिसके लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज़ डायरेक्शन। अच्छा, एरिया तो आपके पास एक मिकदार है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन की क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें एरिया को भी वेक्टर कहना पड़ गया? डायरेक्शन यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंट हुई कि हमें इसको वेक्टर बनाना पड़ा? तो देखें, डायरेक्शन ऐसे ही इम्पोर्टेंट है कि एरिया अगर इस तरह से पड़ा हुआ है तो फ्लक्स हो रहा है, अगर इसके दरमियान में रख दिया तो फ्लक्स नहीं हो रहा। तो लाजमी बात है कि हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ गई। अब इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि ये कि कॉस थीटा ही हमने ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, हमने कॉस थीटा ही क्यों लेते हैं?
कि डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं उसमें कॉस थीटा क्यों लेते हैं, कई जगह पर साइन थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ अगर हमने कॉस थीटा लिया है तो क्यों लिया, अगर हम साइन थीटा ले लेते तो क्या वजह थी हम साइन थीटा नहीं लिया। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है, ज़हन में रखनी है। हो सकता है आपको फर्स्ट पार्ट में जो आपके टीचर्स ने बताया हो या आपके माइंड में हो कि हमेशा आपने देखना होता है कि इफ़ेक्टिव कंपोनेंट यानी कॉस थीटा इफेक्टिव है या साइन थीटा इफेक्टिव है। अगर आपके जवाब कॉस थीटा अप्लाई करके ठीक आ रहे हों तो आप कहते हैं कि कॉस थीटा यानी डॉट प्रोडक्ट है, ये कॉस थीटा होगा। लेकिन अगर आपका आंसर इसका जो है वो आगे आप इसके केसेस देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वाले, अगर आप इसका जवाब जो है वो आ रहा हो साइन थीटा लिख के गलत आ रहा हो तो हमने साइन थीटा इफेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ कॉस थीटा इसी वजह से लगाया है क्योंकि ये इसका इफ़ेक्टिव कंपोनेंट है। इसकी वजह से आगे जो आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं मतलब 90 पे या 0 पे तो मैक्सिमम वैल्यू आती है या ठीक वैल्यू आती है उसके ऊपर, तो आप इसको इस वजह से कॉस थीटा लेते हैं। अब देखें जब डॉट प्रोडक्ट होती है तो वो जो उन दो का प्रोडक्ट निकलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम फ्लक्स को कहेंगे कि ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके यूनिट जो है, यूनिट को आपने रट्टा नहीं लगाना बल्कि समझने की कोशिश करनी है कि यूनिट क्या है इसका। इसमें एक ई है और एक एरिया है। ई जो होता है वो हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, और चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम। तो ई के हो गए न्यूटन पर कूलम, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसके यूनिट क्या बन गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वेक्टर एरिया की। जैसे मैंने थोड़ा सा डिटेल ऊपर भी बता दी थी कि हमें यहाँ पर एरिया को वेक्टर क्यों लेना पड़ा, हालांकि हम मोस्टली एरिया को एज ए स्केलर क्वांटिटी जो है ना वो लेते हैं, लेकिन यहाँ हम वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं। तो द वेक्टर एरिया ऑफ सरफेस इज़ अ वेक्टर whose magnitude is equal to the surface area and its direction is perpendicular to the surface। मतलब कि जो एरिया वेक्टर होता है उसकी मैग्नीट्यूड एरिया के ही बराबर होती है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड की लंबाई ज़रब चौड़ाई एरिया के बराबर ही होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ जो पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर या अगले जो टॉपिक्स हैं उसमें ये ज़हन में रखना है आपने कि एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। जैसी भी सरफेस होगी उसके आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। मतलब ये सरफेस है कि तो उसके इस तरह से परपेंडिकुलर आ गया, ये एरिया वेक्टर आ गया। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में आप लेते होते थे कि इस तरह से इरेक्टेड है, तो ये आपके पास जो है ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये आपके पास जो है परपेंडिकुलर है। इसी तरह से अगर आपके पास दो साइड्स हैं तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो क्या होगा, इस तरफ होगा। यानी इस तरह से अगर प्लेट पड़ी हुई है जैसे ये है वैसे ही है। लेकिन अगर प्लेट आपकी इस तरह से होती है, यानी ये जैसे ये हॉरिजॉन्टल थी ये वर्टिकल थी, तो इसका वेक्टर एरिया हमेशा उस सरफेस के आपने क्या लेना होता है, परपेंडिकुलर लेना होता है। अगर आपके पास शेप कोई इस तरह की है तो इसका वेक्टर एरिया इधर होगा। ज़रूरी नहीं है कि शेप आपके पास इस तरह की हो, इस तरह की हो, इस तरह की हो, इस तरह की हो। शेप इस तरह की भी हो सकती है। तो हर शेप में आपने जो वेक्टर एरिया लेना होता है वो क्या लेना होता है, हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर लेना होता है। ये बात, जैसे ये शेप है तो इसमें वेक्टर एरिया जो है इस तरफ होगा। मतलब आप पहले एरिया की मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसकी डायरेक्शन जो है ना इस तरफ होगी। उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स दे के इस वजह से समझाया ताकि आपको जो है वो इसका आपके जहन में ये चीज़ है क्लियर हो जाए। आगे जो एप्लीकेशन है अगर ये आपको समझ आ जाएगा, इसकी आप आगे जो नेक्स्ट इसका काफ़ी ज़्यादा इक्वेशन का यूज़ है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है और मिनिमम फ्लक्स कब होता है।
अब देखिए वेक्टर एरिया आपने लिया है उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, ये इस तरह से है, ये वाली सरफेस है तो इस वेक्टर एरिया इसके परपेंडिकुलर है। अब मुझे आपने बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और वेक्टर एरिया में यहाँ पर एंगल क्या है। अब यहाँ पर दो तरह के जवाब होंगे, कोई कहेगा ये जी एंगल 90 बन रहा है, कोई कहेगा ये वाला एंगल जो है वो 0 बन रहा है। अच्छा, अब फिर एक और बात बताएं कि इसमें से फ्लक्स हो रहा है या नहीं हो रहा। तो डायग्राम जो आपके पास है उसमें तो यही जाहिर हो रहा है कि फ्लक्स हो रहा है। अच्छा, अब इसमें इस तरह से है कि इसमें एंगल जो है 0 बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल 0 बनेगा। कैसे? ये जो ब्लैक आपके पास है ये आपके पास वेक्टर एरिया इधर को जाहिर कर रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं रेड हैं वो भी वो उनकी डायरेक्शन भी इधर है। जब दोनों की डायरेक्शन एक ही तरह की हो तो हमारे पास एंगल जो है 0 बनता है और आपके पास cos 0 होता है 1 के बराबर। तो वैसे भी इस डायग्राम में अगर आप देखते हैं तो यहाँ से जैसे ये लाइन भी इधर से गुजर रही है, ये वाली लाइन भी इधर से गुजर रही है, ये वाली लाइन भी इसके अंदर से गुजर रही है, ये वाली लाइन भी इसके अंदर से गुजर रही है, तो फ्लक्स जो है वो इसमें मैक्सिमम है। तो यहाँ पर एंगल 0 है और फ्लक्स मैक्सिमम है। तो हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 ले लिया, और ई थीटा 0 हमारे कॉस 0 किसके बराबर होता है 0, और कॉस 0 हमारे पास 1 होता है, तो फाई इज इक्वल टू ई ए, हमारा ये फ्लक्स मैक्सिमम आ गया। इसके बाद मिनिमम फ्लक्स देखते हैं। इसमें देखें आपके पास ये इस तरह से है, ये तो इसके अंदर से लाइन गुजर रही थी ना, ये इसके ऊपर से गुजर रही हैं, ये इसके ऊपर से गुजर रही हैं। क्या यहाँ पर फ्लक्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये इस प्लेट के ऊपर से गुजर रही है। फ्लक्स के लिए ये था उस प्लेट के अंदर से गुजरनी चाहिए। अब देखें ये आपका एरिया वेक्टर जो है वो क्या हो गया, इधर की जानिब हो गया। इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल है 90 बन रहा है। देखें ये इधर है और ये इधर है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 बन रहा है और फ्लक्स भी नहीं हो रहा। और ये बात याद रखनी, cos 90 आपका क्या होता है 0, तो फाई इज इक्वल टू 0। इसको एक दफ़ा रिपीट करें दोबारा, cos 0 1 और cos 90 0। जो फ्लक्स है यहाँ पर मैक्सिमम होगा जब एंगल 0 बन रहा होगा, और फ्लक्स जो है जो आपका मिनिमम होगा जब एंगल आपका जो है 90 बन रहा होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी तस्वीर ऐसे ये आपका प्लेट इस तरह हो या इस तरह हो। आपकी जो प्लेट है इस तरह से बेंड भी हो सकती है और इसका वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में है। अब ये बात आपने बतानी है कि फ्लक्स जो है वो आपका प्लस, क्या माइनस भी हो सकता है, क्या फ्लक्स प्लस में भी हो सकता है, क्या फ्लक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो देखें ये हमने यहाँ पर देखा फ्लक्स मैक्सिमम है या पॉजिटिव है, यहाँ फ्लक्स आपका क्या है 0 है। फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है अगर आपका एंगल जो है 90 से जो है बड़ा हो। तो जैसे cos 180 आपके पास उसकी वैल्यू माइनस होती है। तो ये MCQs में पूछ सकते हैं कि भाई एंगल कहाँ पर आपका फ्लक्स मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम है और कहाँ पर 0 है। अच्छा, इसके बाद सेकंड इसका जो टॉपिक है वो करते हैं। इसमें हम जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही आपने कैलकुलेट करना है, फाई की कीमत को कैलकुलेट करना है एक सरफेस में से जिसने एक चार्ज को क्या किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ, बंद किया हुआ है। अब देखें ये आपके पास चार्ज है और इस चार्ज को आपने एक जो सरफेस है उसके अंदर क्लोज सरफेस है, और आप जो फिज़िक्स में आप क्लोज सरफेस जो है उसको आप आमतौर 3D कहते हैं। ओपन सरफेस जो होती है वो 2D होती हैं और क्लोज सरफेस जो है वो 3D होती हैं। पिछले टॉपिक्स में जैसे हमने जो चीज़ें की थी, जैसे उसमें आपके पास ये थी यानी x है और y है, ये 2D सरफेस होती है, यानी एक प्लेट है आपके पास तो ये 2D है। लेकिन अगर आपके पास तरबूज है या खरबूजा है मिसाल के तौर पर, तो उसमें x भी होता है, y भी हो सकता है, तो वो 3D में आ जाता है आपकी चीज़। अब देखें ये सर्कल नहीं है, ये सफ़ेयर है। जैसे ये सफ़ेयर बना हुआ है, इस तरह का एक सफ़ेयर है। इसमें से आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, इसने चार्ज इसके अंदर है। अब देखें चार्ज के हवाले से पता है आपको, चार्ज की हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइंस निकल रही होती हैं हर डायरेक्शन में। अब इसको 3D तो बनाया नहीं जा सकता। ये मैं एक मिसाल देता हूँ, आपने ये बताना है, ये एक सहरा में पौधा होता है जिसके हर तरफ कांटे लगे हुए होते हैं।
तो ये जो है ये इस तरह का बेसिकली एक सफ़ेयर है जिसमें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है चार्ज की हर तरफ से निकल रही हैं। हम क्या करते हैं कि पूरा जो आपका सफ़ेयर है या फुटबॉल है या खरबूजा जिसको आपने कहा है सपोज़, उसके हम छोटे छोटे हिस्से बना लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे हिस्से। ये छोटे छोटे हिस्से बनाने का क्या फ़ायदा होता है, जब छोटे छोटे हम हिस्से बनाते हैं तो वो जो आपका छोटा पीस होता है वो तकरीबन फ्लैट हो जाता है, सीधा हो जाता है बिल्कुल। जैसे एक तरबूज को अगर आप ऐसे काटें तो ये तो आधा आधा हो जाता है, ऐसे कर्व होता है। लेकिन अगर आप इसके छोटे छोटे पीस करें ऐसे, ये इतना सा छोटा, तो ये ऐसे ही होता है जैसे पिछला आपने अभी सवाल किया था कि उसमें जैसे ये एक छोटा सा पीस बन जाता है। तो अगर चीज़ को हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें तो वो आपके पास इस तरह से एक फ़्लैट सी सरफेस बन जाती है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं मैं जो तरबूज है या मैं ये सफ़ेयर है, तरबूज में वैसे मिसाल के तौर पर आपको कह रहा हूँ, ये ना हो पेपर में आपने तरबूज लिखा और बात मशहूरी मेरी हुई हो कि बच्चे जो है ना इनके लेक्चर इन्होंने पढ़ाया तो वो जो है ना इन्होंने मतलब तरबूज पढ़ाया। ये एक इमेजिनरी है, जैसे एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है आपने ली हुई है। अच्छा, इसमें आपने जो छोटे छोटे हिस्से बनाए हैं तो उसमें आपने जो टोटल फ्लक्स निकालना है तो उन हिस्सों जितने पीस बनाए थे सब के जो फ्लक्स है उसको आप एडअप करेंगे तो टोटल फ्लक्स आएगा। मतलब फाई ई जो होगा वो बराबर होगा फाई 1 फाई 2 फाई 3 जमा फाई n, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है इस क्वेश्चन को आगे नेक्स्ट करवाने से पहले, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपने पहले प्रूव किया हुआ है। E इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब ओवर आर स्क्वायर। एक E का फार्मूला होता है E डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा जो आज हमने किया था। और एरिया ऑफ सफ़ेयर जब हमने निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखें आपका ये फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई n आ गया, यानी n पीसीज आपने किए थे इस सफ़ेयर के जिसमें से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे थे। तो देखें जब फाई जो है उसको आप फाई 1 को लिखते हैं, ख़त्म करते हैं, यानी फ्लक्स को आप इस तरह लिख सकते हैं E डॉट ए, तो ये आ जाएगा E1 डेल्टा A1, फाई 2 आ जाएगा E2 डेल्टा A2, फाई 3 आ जाएगा E3 डेल्टा A3, फाई n आ जाएगा EN डेल्टा AN। अब डेल्टा A1 किसको जाहिर कर रहा है, यानी एरिया आपने छोटे छोटे लिए हैं। जब आप डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है आपका कॉस थीटा आ जाता है। तो E1 डेल्टा A1 कॉस थीटा, E2 डेल्टा A2 कॉस थीटा, E3 डेल्टा A3 कॉस थीटा और EN डेल्टा AN कॉस थीटा। अब देखें यहाँ पर एंगल मैंने 0 लिख दिया, आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, पहले थीटा लिखें और फिर थीटा इज इक्वल टू 0 लिख दें। देखें जो आपके पास ये प्लेट है छोटी सी, जो आपका ये आपने टुकड़ा इसका किया हुआ है, पीस किया हुआ है, इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी बाहर को आ रही है। ई की डायरेक्शन रेड से जाहिर की हुई इधर है और इसका वेक्टर एरिया आपको बताया था हमेशा उस सरफेस के आपने परपेंडिकुलर लेना है। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा आपका 0 होगा। और ये डायग्राम भी ये शो कर रही है कि इसमें से फ्लक्स जो है वो आपका मैक्सिमम गुजर है, ज़्यादा से ज़्यादा गुजर है। तो इस तरह से हम cos 0 हमारे पास 1 होता है तो E1 डेल्टा A1, E2 डेल्टा A2, E3 डेल्टा A3 और डेल्टा EN डेल्टा AN 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो E1 डेल्टा A1, E2 डेल्टा A2, E3 डेल्टा A3 और EN डेल्टा AN आ गया। अब देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं कहता हूँ कि इसमें इसके आपने 100 हिस्से किए थे और 100 लाइंस निकल रही थी अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हर एक हिस्से में से कितनी लाइंस गुजर गई होंगी, एक लाइन गुजरी होगी। तो हम कह सकते हैं E1, E2, E3 जो है ना बराबर E के हैं, मतलब 1 के बराबर हैं। ये मैंने एग्जांपल दी है कि 1 के बराबर है। तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी E1 डेल्टा A1, E1 नहीं बल्कि E डेल्टा A1, E डेल्टा A2, E डेल्टा A3, E डेल्टा AN। ये वैल्यूज़ पुट की, यहाँ से हमारा E जो है कॉमन आ गया अंदर, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 और डेल्टा AN। अब जैसे तरबूज हम काटते हैं, तरबूज के मुख्तलिफ हिस्से बन जाते हैं, लेकिन अगर हम उनको दोबारा से काट के जोड़ दें सपोज उसी तरतीब के साथ, तो वो एक सफ़ेयर बन जाएंगे, यानी वो उसी तरह से जो आपका इस तरह का एक सफ़ेयर है जो वो बन जाएंगे।
स्फेयर की मिसाल के लिए ये मैंने एक सहरा का पौधा भी रखा हुआ है कि जहाँ पे ये यानी 3D की मिसाल के लिए कि जैसे इसके गिर्द हर तरफ कांटे होते हैं, इसी तरह चार्ज होता है उसके गिर्द भी हर तरफ ऐसे जो है ना वो फील्ड लाइंस जो है ना वो निकल रही होती हैं। इसका अगर किसी को नाम पता हो तो वो बताएं। शुक्रिया। अच्छा, ये हमारे पास ई कॉमन आ गया, तो E1 ये डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 इनको इकट्ठा करेंगे तो वो तमाम पीसीज को इकट्ठा करेंगे तो वो सफ़ेयर दोबारा बन जाएगा। और ये किसके बराबर है? 4πr² के है। और ई की वैल्यू आपको बताया था, ये आपको पहले भी पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम ई की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1/4πε0 का स्केयर। और 4πr² जो है वो हमारे पास किसका एरिया ऑफ सफ़ेयर, तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा Q/ε0। अब ये इक्वेशन क्या जाहिर करती है? ये इक्वेशन ये जाहिर करती है फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज पे, फ्लक्स डिपेंड करता है ε0 पे। अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा, अगर चार्ज कम होगा तो फ्लक्स कम हो जाएगा। ε0 जो है अगर ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी मटेरियल पे डिपेंड कर रहा होता है फ्लक्स। अगर मटेरियल कोई अच्छा मतलब ऐसा नहीं, अगर कुछ ऐसे मटेरियल हो सकते हैं जो फ्लक्स को या लाइंस को आसानी से गुजरने देंगे, और कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हो सकते हैं जो फ्लक्स को गुजरने आसानी से नहीं देंगे। तो हम ये इसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज़ इंडिपेंडेंट अपॉन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस, वेयर एज इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी ये आपका डिपेंड नहीं कर रहा किसके ऊपर, सरफेस किस तरह की है, ये शेप किस तरह की है, बल्कि ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास चार्ज ज़्यादा है तो फ्लक्स ज़्यादा है, अगर चार्ज कम है तो फ्लक्स कम है। यानी इस पे डिपेंड कर रहा है। और वेयर इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज इनक्लोज द सरफेस। ठीक है, यानी ये हमारे पास उस पर नहीं डिपेंड कर रहा, सरफेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये शेप या ज्योमेट्री पे नहीं, ये बल्कि चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। अब इसी को बात को हम साबित करते हैं कि किस तरह से ये ऐसी बात है कि ये शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं कहता हूँ ये चार्ज पड़ा हुआ है, उसके गिर्द एक ये आपने सफ़ेयर बनाया। अब देखें ये लाइंस कितनी गुजर रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस इसमें से गुजर रही हैं। लेकिन अगर आप इसको मैंगो शेप में एक इसके बाहर एक और सरफेस सपोज कर लेते हैं तो इसमें से भी 8 गुजर रही हैं और इसमें से भी 8 गुजर रही हैं। तो ये फिर उस शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पर बुक वाले ने नहीं कहा, लेकिन मैं यहाँ पर एक और डब्बा बना देता हूँ। ये अब देखें इसमें से, इस सफ़ेयर में से भी 8 गुजर रही हैं, इस मैंगो में से भी 8 गुजर रही हैं, और ये जो डब्बा है इसमें से भी 8 गुजर रही हैं। तो आपका जो टोटल फ्लक्स है वो डिपेंड नहीं करता शेप पर और ज्योमेट्री ऑफ क्लोज सरफेस, ये सिर्फ डिपेंड करता है मीडियम पर। जैसे हमने पिछली इक्वेशन में देखा था, ये हमारे पास किसके बराबर था? Q/ε0, यानी मीडियम पर डिपेंड करता था। तो ये थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा जैसे होता है ना कि डिटेल में जब जाने के लिए मुझे थोड़ा सा लेंथी करना पड़ा और आम लाइफ से एग्जांपल देनी पड़ी हैं। इस जो आपके पास क्वेश्चन जो हमने आज 2 डिस्कस किए हैं, इस हवाले से आपकी कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश होगी कि जो है ना मैं उसका उस हवाले से रिप्लाई करूँ। शुक्रिया।